1985 की झुलसाने वाली गर्मी में इलाहाबाद के पास नैनी के एक शांत नेबरहुड में रमाकांत शुक्ला नाम के एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर, जिन्हें सब प्यार से दादू कहते थे, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे उनके पड़ोसियों ने पूरी तरह से इम्प्रैक्टिकल माना। उन्होंने अपने सामने के आंगन के धूल भरे कोने में एक गड्ढा खोदा, हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी लाए और 3 रुपये में गवर्नमेंट नर्सरी से खरीदा हुआ 18 इंच का एक नाजुक सा दशहरी आम का पौधा लगा दिया। नेबरहुड से रिएक्शन तुरंत और बिना किसी रहम के आया। पास में रहने वाले एक लोकल स्कूल टीचर मिश्रा जी ने पूछा, दादू, आप एक लकड़ी के टुकड़े पर अपनी कमर और पानी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आपकी उम्र 55 ईयर्स है। आम के पेड़ को खाने लायक फल देने में सालों लग जाते हैं। जब तक यह पौधा एक भी अच्छा फल देगा, आपके बाल पूरी तरह से सिल्वर हो चुके होंगे और आपके पोते पोतियां कॉलेज में होंगे। अगर आप आम खाना चाहते हैं तो आज ही मंडी से 5 किलो आम खरीद लीजिए। दादू मुस्कुराए, कॉटन के टॉवल से अपने माथे का पसीना पोंछा और कुछ नहीं कहा। वह हर सुबह पौधे को पानी देते थे। पहले 3 इयर्स तक पेड़ की हालत बहुत खराब थी। ये बमुश्किल 2 फीट बड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश की भीषण गर्मी झेली, सर्दियों में इसकी पत्तियां जड़ गईं और इसने बिल्कुल भी छांव नहीं दी। बकरियों ने ट्वाइस इसकी निचली पत्तियों को चबा लिया। पड़ोसी हंसते रहे क्योंकि दादू ने इसे बांस की लकड़ियों से फेंस किया और दिन ब दिन, महीने दर महीने पानी देते रहे। ईयर 5 तक पेड़ एक घनी झाड़ी बन चुका था, लेकिन इसमें 0 फ्रूट लगे। ईयर 8 तक कुछ हल्के पीले रंग के फूल आए, जिनसे मुट्ठी भर छोटे खट्टे आम मिले जो बमुश्किल खाने लायक थे। फिर कुछ बदला। ईयर 10 और ईयर 15 के बीच पेड़ का तना खाले छाल के एक मजबूत खंभे में मोटा हो गया। आंगन की जमीन के काफी नीचे इसकी जड़ें एक अंडरग्राउंड वाटर चैनल से टकराईं, जिसके अस्तित्व के बारे में किसी को पता नहीं था। अचानक वह पौधा सिर्फ बढ़ा ही नहीं, बल्कि उसमें जबरदस्त ग्रोथ हुई। ईयर 20 तक पेड़ की कैनोपी 30 फीट तक फैल चुकी थी, जिसने दादू के पूरे आंगन को कवर कर लिया था और एक घनी ठंडी छाया दी, जिसने मई की पीक गर्मी के दौरान उनके ईंटों के मकान के अंदर का टेम्परेचर 4 डिग्री कम कर दिया। ईयर 25 तक उस अकेले पेड़ ने हर सीजन में 300 किलोग्राम से ज्यादा मीठे खुशबूदार दशहरी आम दिए। आम इतने ज्यादा थे कि दादू की फैमिली उनका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं खा पाती थी। 3 स्ट्रीट दूर से बच्चे हर दोपहर उसकी ब्रांचेस के नीचे इकट्ठे होते थे, और वही पड़ोसी जिन्होंने 1985 में उस छड़ी का मजाक उड़ाया था, अब दादू के दरवाजे पर खाली टोकरियां लेकर आते थे, फल मांगते थे और पूछते थे कि क्या वे अपने अपने आंगन में लगाने के लिए एक ब्रांच कटिंग ले जा सकते हैं। द मैंगो ट्री टाइमलाइन, ईयर्स 1 to 25 फ्रेजाइल स्टिक 0 फ्रूट नेबरहुड का मजाक लीड्स टू परसीव्ड फेलियर। ईयर्स 6 10 थिकनिंग ट्रंक सोर स्पार्स क्रॉप नेबर्स द्वारा इग्नोर किया जाना लीड्स टू मॉडेस्ट प्रोग्रेस। ईयर्स 15 to 25 मैसिव कैनोपी 300+ किलोग्राम्स ऑफ स्वीट फ्रूट पर ईयर पूरा नेबरहुड इकट्ठा होता है लीड्स टू एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। दादू ने बेहतर पानी खरीदकर या सीक्रेट फर्टिलाइजर्स का यूज करके पड़ोसियों को नहीं हराया था। उन्होंने कुदरत के एक बुनियादी सच को समझकर उन्हें हराया था, जिससे मॉडर्न इंसान अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं कि धरती पर सबसे कीमती चीजें एक कर्व्ड बैक हैवी टाइमलाइन के साथ बढ़ती हैं। दादू के पोस्टल अकाउंट का पैरेलल मैथ्स। अप्रैल 1985 में, उसी महीने जब उन्होंने आम का पौधा लगाया था, दादू ने एक और छोटा कदम उठाया। वह नैनी हेड पोस्ट ऑफिस गए, फाउंटेन पेन से एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) अकाउंट खोला। हर महीने अपनी मंथली पेंशन क्रेडिट होने के बाद पहली सुबह वह अकाउंट में ठीक 500 रुपीज डिपॉजिट करते थे। 1985 में छोटी पेंशन पाने वाले एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर के लिए 500 रुपीज का मंथली डिपॉजिट एक बड़ा कमिटमेंट था, लेकिन जैसा उन्होंने अपने आम के पेड़ के साथ किया था, दादू ने पीपीएफ डिपॉजिट को एक ऑप्शनल काम नहीं, बल्कि अपने घर का एक अनचेंजेबल रूल माना। आइए देखते हैं कि अगले 25 ईयर्स में दादू के पैसों का क्या हुआ। इंडियन पीपीएफ सिस्टम के एक्चुअल हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट्स का यूज करते हुए, जो लेट 1980s और 1990s में 12% से लेकर लेट 2000s तक लगभग 8% के बीच थे। दादू का 25 ईयर पीपीएफ कॉर्पस प्रोग्रेशन टेबल। ईयर 5 पर टोटल प्रिंसिपल डिपॉजिटेड 30,000 रुपीज है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अर्न 10,800 रुपीज है और क्लोजिंग कॉर्पस बैलेंस 40,800 रुपीज है। ईयर 10 पर टोटल प्रिंसिपल डिपॉजिटेड 60,000 रुपीज है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अर्नड 55,200 रुपीज है और क्लोजिंग कॉर्पस बैलेंस 1,15,200 रुपीज है। ईयर 15 पर टोटल प्रिंसिपल डिपॉजिटेड 90,000 रुपीज है,
क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अर्नड 1,82,400 रुपीज़ है और क्लोजिंग कॉर्पस बैलेंस 2,72,400 रुपीज़ है। ईयर 20 पर टोटल प्रिंसिपल डिपॉजिटेड 1,20,000 रुपीज़ है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अर्नड 4,65,000 रुपीज़ है और क्लोजिंग कॉर्पस बैलेंस 5,85,000 रुपीज़ है। ईयर 25 पर टोटल प्रिंसिपल डिपॉजिटेड 1,50,000 रुपीज़ है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट अर्न 9,70,000 रुपीज़ है और क्लोजिंग कॉर्पस बैलेंस 11,20,000 रुपीज़ है। उन नंबर्स को ध्यान से देखिए, वे मैथमेटिकल कंपाउंडिंग के शांत और काउंटर इंट्यूटिव मैजिक को रिवील करते हैं। द फर्स्ट डिकेड 1985 टू 1995, दादू ने 10 सालों में अपनी हार्ड अर्नड पेंशन के 60,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। डिसिप्लिन के एक डिकेड के एंड में उनका टोटल एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट 55,200 रुपीज़ था। उनका पैसा मुश्किल से डबल हुआ था। किसी बाहरी इंसान के लिए 55,000 रुपीज़ के मामूली गेन के लिए 10 ईयर्स का डिसिप्लिन अनइम्प्रेसिव लग रहा था। द सेकंड डिकेड 1995 टू 2005, उन्होंने 60,000 रुपीज़ और डिपॉजिट किए, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डिकेड का इंटरेस्ट अब अपना खुद का इंटरेस्ट जनरेट कर रहा था, उनका कॉर्पस 4.7 लाख रुपीज़ एडिशनल ग्रो कर गया। द फाइनल 5 ईयर्स 2005 टू 2010, दादू ने इन लास्ट 60 मंथ्स के दौरान टोटल सिर्फ 30,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए। फिर भी उनका पोर्टफोलियो अकेले उस 5 ईयर विंडो में ही 5.3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा ग्रो हो गया। अकाउंट के लास्ट 5 ईयर्स में दादू ने अपनी पूरी क्वार्टर सेंचुरी की जर्नी में अपनी जेब से डिपॉजिट किए गए पैसे से लगभग 4 टाइम्स ज़्यादा पैसा प्योर इंटरेस्ट के रूप में अर्न किया। यह टेक्स्ट बेस्ड डायग्राम 25 ईयर के पीरियड में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को इलस्ट्रेट करता है। ये इनिशियल टोटल मनी डिपॉजिट और जनरेट हुई ओवरऑल वेल्थ के बीच कॉन्ट्रास्ट दिखाता है और यह दिखाता है कि कैसे फाइनल डिकेड में इंटरेस्ट एक्यूमुलेशन सिग्निफिकेंटली एक्सीलरेट होता है। दादू की फाइनेंशियल वेल्थ स्टॉक मार्केट टिप्स, सीक्रेट ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स या रिस्की बिजनेस बेट्स से नहीं आई थी। ये बिल्कुल उसी मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हुई थी जिसने उनके मैंगो ट्री को ग्रो किया था, अनब्रोकन अनइंटरप्टेड टाइम। सेक्शन ब्रेक। द साइकोलॉजी ऑफ द कंपाउंड कर्व। इसके कोर में कंपाउंडिंग एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू एक्सप्रेस होती है जिसे हर स्कूल का बच्चा 7th ग्रेड में सीखता है। A equals P times open parenthesis 1 plus R over N close parenthesis to the power of NT, where A equal to final accumulated amount, P equal to initial principal, R equal to annual interest rate, N equal to number of times interest is compounded per year, T equal to time in years। हालांकि मैथ टेक्स्ट बुक की एक सिंगल लाइन पर नीटली फिट हो जाता है, कंपाउंडिंग फंडामेंटली कोई मैथमेटिकल चैलेंज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इंसानी दिमाग एक ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए इवॉल्व हुआ था जहां कॉज और इफेक्ट बिल्कुल लीनियर थे। अगर एक अर्ली ह्यूमन बेरीज ढूंढने में 2 आवर्स स्पेंड करता था तो वो एक सर्टेन क्वांटिटी में फूड गैदर करता था। अगर वो 4 आवर्स स्पेंड करता तो वो ट्वाइस एज मच गैदर करता। हमारी कॉग्निटिव हार्डवायरिंग नेचुरली यही एक्सपेक्ट करती है कि प्रोग्रेस एक स्ट्रेट प्रेडिक्टेबल लाइन में मूव करे। लीनियर एक्सपेक्टेशन वर्सेस एक्सपोनेंशियल रियलिटी, एक डायग्राम जो ओवर टाइम वैल्यू या ग्रोथ दिखाता है, लीनियर एक्सपेक्टेशन और एक्सपोनेंशियल रियलिटी को कंपेयर करता है। यह डिस्करेजमेंट गैप को हाईलाइट करता है जहां 90% इन्वेस्टर्स क्विट कर देते हैं। ह्यूमन एक्सपेक्टेशन की स्ट्रेट लाइन और कंपाउंडिंग के एक्चुअल कर्व के बीच के शेडेड रीजन को नोटिस कीजिए। इस रीजन को द डिस्करेजमेंट गैप कहते हैं। किसी भी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी के फर्स्ट 5 to 8 ईयर्स के दौरान कंपाउंडिंग कर्व आपकी लीनियर एक्सपेक्टेशन से नीचे रहता है। आप मैसिव एफर्ट डालते हैं, कंजम्पशन कट बैक करते हैं, हर महीने रिलीजियसली सेव करते हैं और जब आप अपना पोर्टफोलियो स्टेटमेंट खोलते हैं तो रिजल्ट्स पेनफुली मॉडेस्ट लगते हैं। आप 3 ईयर्स तक हर महीने 5,000 रुपीज़ सेव करते हैं, म्यूचुअल फंड में 1.8 लाख रुपीज़ डालते हैं और देखते हैं कि वो ग्रो होकर 2.1 लाख रुपीज़ हो गया है। आप सोचते हैं कि मैंने 3 ईयर्स तक वेकेशंस सेक्रीफाइस की, घर पर खाना खाया और नया फ़ोन नहीं खरीदा, सिर्फ 30,000 रुपीज़ कमाने के लिए। ये एफर्ट के वर्थ नहीं है। इसी डिस्करेजमेंट गैप के अंदर ही मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स अपने फाइनेंशियल प्लान्स अबंडन कर देते हैं। वे अपनी SIP स्टॉप कर देते हैं, अपने लॉन्ग टर्म अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, अपनी पॉलिसीज सरेंडर कर देते हैं और अपनी सेविंग्स को एक नई कार या लेविश हॉलिडे पर स्पेंड कर देते हैं।
उन्होंने आम के पेड़ को तभी काट डाला जब वो सिर्फ एक 2 फुट की स्टिक था और ये कंप्लेंट करने लगे कि इसने उन्हें फ्रूट नहीं दिया। सेक्शन ब्रेक। द जुगाड़ ट्रैप। वाई अर्बन इंडिया हैज लॉस्ट इट्स पेशेंस। अगर कंपाउंडिंग के लिए लॉन्ग टर्म पेशेंस की जरूरत होती है तो आज अर्बन इंडिया एक सीवियर कल्चरल डेफिसिट फेस कर रहा है। जनरेशंस से इंडियन सोसाइटी जुगाड़ पर सरवाइव करती आई है, एक ऐसा टर्म जो ओरिजिनली स्कार्सिटी के सामने क्लेवर रिसोर्सफुलनेस को सिग्निफाई करता था, लेकिन धीरे धीरे यह शॉर्टकट्स, क्विक फिक्सेज और इमीडिएट रिजल्ट्स के ऑब्सेशन में बदल गया है। इस कल्चरल शिफ्ट को मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी ने एग्रेसिवली एक्सीलरेट किया है। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए इंजीनियर किया गया है। फूड डिलीवरी, आपके डोरस्टेप पर 10 मिनट्स में ग्रोसरीज और मील्स डिलीवर। एंटरटेनमेंट, एक सिंगल वीकेंड में पूरी 20 एपिसोड की टेलीविजन सीरीज बिंज वॉच करना। ट्रांसपोर्टेशन, स्क्रीन पर एक बटन टैप करने के 3 मिनट्स बाद कार आपकी गली के किनारे पहुंच जाती है। एजुकेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस प्रॉमिस करते हैं 60 डेज में IIT JEE या नीट क्रैक करें। हेल्थ, स्लिमिंग टीज और फिटनेस एप्स एडवर्टाइज करते हैं विदाउट एक्सरसाइज 14 डेज में 10 kg लूज करें। जब पूरी सोसाइटी को लाइफ के हर डोमेन में इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद करने की आदत पड़ जाती है, तब फाइनेंशियल पेशेंस एक बहुत ही तकलीफदेह और अननेचुरल बर्डन जैसा लगने लगता है। द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन साइकिल। मॉडर्न कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, इंस्टेंट स्पीड, 10 मिनट डिलीवरी, फास्ट कंटेंट, जिससे फाइनेंशियल प्रोडक्ट मार्केटिंग होती है। रैपिड एक्सीलरेशन के प्रोमिसेस, 1 ईयर में 2 टाइम्स, जिससे इन्वेस्टर बिहेवियर बनता है लगातार फास्ट रिटर्न्स चेस करना, अर्ली अबॉर्ट करना, जिससे इकोनॉमिक आउटकम निकलता है। हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स, डिस्ट्रक्टिव कंपाउंडिंग। इस इंपेशेंस ने मिडिल क्लास इंडियंस के पैसे देखने के नजरिए को इन्फेक्ट कर दिया है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अब लॉन्ग टर्म वेल्थ इंजनों की तरह इवेलुएट नहीं किया जाता, बल्कि इस बात से जज किया जाता है कि वे कितनी जल्दी डोपामाइन का हिट दे सकते हैं। सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स अपने वीडियो के थंबनेल पर 6 मंथ्स में अपना पैसा डबल करें या नेक्स्ट वीक के लिए सीक्रेट मल्टीबैगर स्टॉक जैसे स्लोगन्स लगाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स अपनी कैपिटल को एक ट्रेंडी एसेट क्लास से दूसरे में ऐसे मूव करते हैं जैसे चंचल बच्चे टीवी चैनल्स स्विच करते हैं। ऐसा करके वे कंपाउंडिंग के फर्स्ट रूल का वायोलेशन करते हैं, इसे कभी भी बेवजह इंटरप्ट न करें। सेक्शन ब्रेक। द इम्पेशेंस टैक्स, कैसे इंडियन इन्वेस्टर्स अपने खुद के रिटर्न्स डिस्ट्रॉय करते हैं। इस कलेक्टिव इम्पेशेंस की रियल वर्ल्ड कॉस्ट को समझने के लिए हमें स्पेकुलेशन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हम सीधे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI द्वारा पब्लिश डेटा को देख सकते हैं। पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इंप्रेसिव लॉन्ग टर्म रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। टॉप परफॉर्मिंग डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स और निफ्टी 50 जैसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस ने रोलिंग 15 ईयर पीरियड्स में रफली 12% से 15% के एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न्स यानी CAGR जनरेट किए हैं। फिर भी जब फाइनेंशियल एनालिस्ट्स उन्हीं सेम फंड्स में इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा कमाए गए एक्चुअल रिटर्न्स को स्टडी करते हैं तो एक शॉकिंग गैप सामने आता है। द बिहेवियरल रिटर्न गैप, 14.2% फंड बेंचमार्क रिटर्न, 15 ईयर रोलिंग एवरेज 7.8%, एक्चुअल एवरेज इन्वेस्टर रिटर्न पैनिक और ट्रेंड्स को चेंज करने के बाद। रिजल्ट, इमोशनल बाइंग, पैनिक सेलिंग और शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स की वजह से एवरेज इन्वेस्टर अपनी पोटेंशियल कंपाउंडिंग यील्ड का लगभग आधा हिस्सा खो देता है। एवरेज इन्वेस्टर अंडरलाइंग फंड द्वारा जनरेट किए गए रिटर्न का बमुश्किल आधा ही क्यों कमा पाता है? क्योंकि इंडिया में एक इक्विटी म्यूचुअल फंड फोलियो का एवरेज होल्डिंग पीरियड 2 ईयर्स से भी कम है। इक्विटी फंड को वैसे ट्रीट करने के बजाय जैसे दादू ने अपने आम के पेड़ को ट्रीट किया था, उसे प्लांट करके 2 डिकेड्स तक ग्रो होने दिया। टिपिकल अर्बन इन्वेस्टर एक एंक्शस गार्डनर की तरह बिहेव करता है जो हर 6 मंथ्स में प्लांट को उसकी जड़ों से उखाड़कर चेक करता है कि जड़ें ग्रो हो रही हैं या नहीं। यहाँ वह डिस्ट्रक्टिव बिहेवियरल पैटर्न है जो इंडियन मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स में बार देखने को मिलता है। इम्पेशेंट इन्वेस्टर का डूम लूप, मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंचता है, न्यूज स्टॉक मार्केट हाइज को कवर करती है। इससे इन्वेस्टर एंटर करता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी आनी फोमो की वजह से बाय करता है। इसके बाद मार्केट करेक्शन होता है, पोर्टफोलियो रेड हो जाता है, मीडिया डूम प्रेडिक्ट करती है, इससे पैनिक सेलिंग होती है, बॉटम पर सेल करता है, कभी वापस ना आने की कसम खाता है, जो लूप होकर वापस मार्केट ऑल टाइम हाई पर पहुंच जाता है। फेज 1, यूफोरिया और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट।
स्टॉक मार्केट एक हिस्टोरिक हाई को हिट करता है। फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स ग्लोइंग कवरेज ब्रॉडकास्ट करते हैं। ऑफिस वाटर कूलर्स पर कॉलीग्स उन प्रॉफिट्स की बात करते हैं जो उन्होंने स्मॉल कैप स्टॉक्स में बनाए हैं। इम्पेशेंट इन्वेस्टर जो 3 ईयर्स से कैश पर बैठा था, अब अपनी अर्ज को और नहीं रोक पाता। वे अपनी हार्ड अर्नड सेविंग्स को ठीक पीक पर मार्केट में डाल देते हैं। फेज 2 द इनएविटेबल करेक्शन। 8 मंथ्स बाद एक ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट होता है, जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट या ऑयल प्राइस शॉक। मार्केट 18% गिर जाता है। फेज 3 पैनिक और कैपिटुलेशन। इन्वेस्टर अपना मोबाइल ऐप खोलता है, देखता है कि उसका 5 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट अब 4.1 लाख रुपीज का रह गया है और उसे इंटेंस एंजाइटी फील होती है। रेड नंबर्स देखने के इमोशनल डिस्कम्फर्ट को हैंडल न कर पाने के कारण वे लॉस में अपनी होल्डिंग्स लिक्विडेट कर देते हैं और कहते हैं स्टॉक मार्केट बस गैम्बलिंग है, ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए काम नहीं करता। फेज 4 मिसिंग द रिकवरी। अगले 18 मंथ्स में मार्केट चुपचाप रिकवर करता है, अपने प्रीवियस हाइज को पार करता है और एक नए बुल साइकिल में एंटर करता है। इम्पेशेंट इन्वेस्टर साइडलाइंस पर बैठा रहता है, सेविंग्स अकाउंट में कैश होल्ड करता हुआ जिस पर 3% इंटरेस्ट मिल रहा है, अपने लॉसेस को लॉक इन करके पूरी कंपाउंडिंग ट्रेजेक्टरी को मिस कर देता है। इन्वेस्टर ने मनी इसलिए लूज नहीं की क्योंकि मार्केट फेल हो गया था, उन्होंने मनी इसलिए लूज की क्योंकि उन्होंने इम्पेशेंस टैक्स पे किया। सेक्शन ब्रेक द क्वाइट रेजिलियंस ऑफ कविता। यह देखने के लिए कि क्या होता है जब एक इन्वेस्टर इम्पेशेंस टैक्स पे करने से मना कर देता है, आइए कविता से फिर मिलते हैं। वह स्कूल टीचर जिनकी फाइनेंशियल हैबिट्स हमने सेक्शन 2.5 में इंट्रोड्यूस की थी। जनवरी 2010 में कविता ने एक बेसिक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में मंथली 3000 रुपीज की एक ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP शुरू की। बेंगलुरु के प्राइवेट स्कूल में उनकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी 28,000 रुपीज थी। कविता न तो कोई इकोनॉमिस्ट थी और न ही कोई चार्ट एनालिस्ट। वे डेली NAV नेट एसेट वैल्यूज ट्रैक नहीं करती थीं, फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स नहीं देखती थीं और टेलीग्राम पर स्टॉक रिकमेंडेशन ग्रुप्स में भी ज्वाइन नहीं हुई थीं। उन्होंने हर महीने की 5th डेट के लिए एक ऑटो डेबिट सेट कर रखा था और बस अपने टीचिंग करियर, अपनी फैमिली और अपनी इवनिंग म्यूजिक क्लासेज पर फोकस करती थी। अगले 14 ईयर्स में कविता ने मॉडर्न फाइनेंशियल हिस्ट्री के कुछ सबसे ज्यादा वोलेटाइल पीरियड्स को फेस किया। 2011 टू 2013 इंडियन रुपी क्रैश हो गया, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में पहुंच गया और स्टॉक मार्केट लगभग 3 ईयर्स तक कहीं नहीं गया। उनके पोर्टफोलियो में न के बराबर गेन्स दिखे। 2016 डिमोनेटाइजेशन ने रातों रात लिक्विडिटी को खत्म कर दिया, जिससे मार्केट में अचानक गिरावट आई। 2018 NBFC लिक्विडिटी क्राइसिस ने इंडियन मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स को काफी नुकसान पहुंचाया। मार्च 2020 कोविड-19 पेंडेमिक आया, ग्लोबल इकोनॉमीज बंद हो गईं और इंडियन स्टॉक मार्केट को हिस्ट्री के सबसे तेज और सबसे भयानक क्रैश में से एक का सामना करना पड़ा, जो 4 वीक्स से भी कम समय में लगभग 38% तक गिर गया। मार्च 2020 के उन डरावने हफ्तों के दौरान कविता के स्टाफ रूम में उनके साथी पैनिक कर रहे थे। कई लोगों ने अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में लॉगिन किया और जो भी कैश बचा था उसे बचाने के लिए भारी नुकसान उठाकर अपने पैसे वापस निकाल लिए। एक दोपहर उनकी फेलो टीचर सुनीता ने कविता को स्टाफ रूम में आराम से खाना खाते देखा और पूछा, कविता, क्या आप अपना पोर्टफोलियो चेक नहीं कर रही हैं? हमारी आधी सेविंग्स गायब हो चुकी हैं। क्या आप अपनी SIP स्टॉप नहीं करने जा रही हैं? कविता ने पानी का एक घूंट लिया और प्यार से जवाब दिया, सुनीता, जब मैं अपने गार्डन में बीज लगाती हूं तो हर बार तूफान आने पर मिट्टी नहीं खोती, तूफान चला जाएगा, मिट्टी वहीं रहेगी। कविता ने अपने अकाउंट को हाथ भी नहीं लगाया। अप्रैल 5, 2020 को जब पूरी दुनिया अपने घरों में बंद थी और न्यूज में सिर्फ डरावनी हेडलाइंस छाई हुई थीं, तब उसका ऑटोमेटेड 3000 रुपीज का ऑटो डेबिट हमेशा की तरह एग्जीक्यूट हो गया। क्योंकि मार्केट क्रैश हो चुका था, इसलिए उसके 3000 रुपीज ने इंडेक्स फंड में भारी 35% डिस्काउंट पर यूनिट्स खरीद लिए। यह टेक्स्ट ब्लॉक एक 14 ईयर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जर्नी को इलस्ट्रेट करता है, जो ये दिखाता है कि कैसे टोटल 504,000 रुपीज के मंथली कंट्रीब्यूशंस ग्रो करके नियरली 1.58 मिलियन रुपीज की पोर्टफोलियो वैल्यू बन गए, जो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले कंपाउंडेड यील्ड की पावर को एम्फसाइज करता है। मिड 2024 तक 168 मंथ्स में कविता का टोटल ऑफ पॉकेट कंट्रीब्यूशन 5,04,000 रुपीज हो गया था। उसका पोर्टफोलियो बैलेंस 15.8 लाख रुपीज से भी ज्यादा था।
कविता के पास कोई सुपीरियर इंटेलिजेंस, एलीट कनेक्शंस या इनसाइडर कॉरपोरेट इंफॉर्मेशन नहीं थी। उसकी अकेली ताकत एक अनशेकेबल साइकोलॉजिकल मॉड थी। उसने कंपाउंडिंग को बिना रोके अपना काम करने दिया। सेक्शन ब्रेक। पेशेंस ही अल्टीमेट एग्रेसिव स्ट्रेटजी है। पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में पेशेंस को अक्सर गलत समझा जाता है। फाइनेंशियल एडवाइजर्स और टेक्स्ट बुक्स पेशेंस को एक पैसिव, सॉफ्ट और लगभग सबमिसिव क्वालिटी की तरह दिखाते हैं, कुछ ऐसा जो शांत और सीधा हो, जैसे रेलवे टिकट काउंटर पर लंबी लाइन में इंतजार करना। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस हाइपर स्टिम्युलेटेड, डेट ड्रिवन और स्टेटस ऑब्सेस्ड सोसाइटी में जो हर एक घंटे आपसे आपका ध्यान और आपका पैसा मांगती है, पेशेंस एक मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे एग्रेसिव और ऑफेंसिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है। पैसिव वेटिंग वर्सेस एग्रेसिव पेशेंस। पैसिव वेटिंग, एपैथी यानी बिना किसी प्लान के बस बहते जाना, फाइनेंशियल मैथ्स से अनजान रहना, सोशल नॉइज से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाना, किसी लकी ब्रेक की उम्मीद रखना। एग्रेसिव पेशेंस स्ट्रेटेजी यानी इंटेंशनल और ऑटोमेटेड रूल्स, एक्सपोनेंट्स की गहरी समझ, पैनिक या फोमो से पूरी तरह इम्यून रहना, टाइम और कंपाउंडिंग पर भरोसा करना। वॉरेन बफे का वो मशहूर कोट सोचिए, स्टॉक मार्केट बेताब लोगों से पेशेंस रखने वाले लोगों तक पैसा ट्रांसफर करने की एक डिवाइस है। जब आप एग्रेसिव पेशेंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप बाकी मार्केट की फंडामेंटल वीकनेस का फायदा उठाते हैं। जब लाखों इन्वेस्टर्स पागलों की तरह ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ब्रोकरेज पे कर रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स भर रहे होते हैं, हर हेडलाइन पर पैनिक कर रहे होते हैं और फोमो में महंगे रेट पर खरीद रहे होते हैं, तब आप बस चुपचाप शांत खड़े रहते हैं। आप दुनिया भर में मिलियंस ऑफ सीईओ, इंजीनियर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स और साइंटिस्ट्स को हर सुबह उठकर काम करने, इनोवेट करने और आपके बिहाफ पर एंटरप्राइज वैल्यू बिल्ड करने देते हैं। आपको अगला मल्टी बिलियन डॉलर एंटरप्राइज बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स या हाई क्वालिटी एसेट्स के थ्रू ग्लोबल इकोनॉमी के छोटे स्लाइसेस ओन करने हैं, और फिर जब वे बिजनेसेस ग्रो करते हैं तो रास्ते से हटने का डिसिप्लिन रखना है। सेक्शन ब्रेक। द 3 स्ट्रक्चरल रूल्स ऑफ कंपाउंडिंग डिसिप्लिन। अगर पेशेंस एक अग्रेसिव स्ट्रेटजी है तो आप इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे ऑपरेशनलाइज करते हैं? आप सिंपली खुद से पेशेंट रहने के लिए नहीं कह सकते। विल पावर एक फ्रेजाइल इमोशन है जो ठीक तब फेल होता है जब मार्केट वोलाटिलिटी स्पाइक होती है। आपको ऑटोमेटेड स्ट्रक्चरल गार्डरेल्स बिल्ड करने होंगे। 1. ऑटोमेट एंट्री सेवर द डेली मॉनिटरिंग। ह्यूमन माइंड बिना रिएक्ट किए हर दिन फ्लक्चुएटिंग एसेट प्राइसेस को देखने के लिए नहीं बना है। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डेली चेक करते हैं तो आप अपने ब्रेन को माइक्रो डोपामाइन हिट्स और माइक्रो एंजाइटीज के कांस्टेंट बराज में डाल रहे हैं। ऑब्सेसिव मॉनिटरिंग ट्रैप। डेली पोर्टफोलियो चेक करने से नॉइज और वोलेटिलिटी से एक्सपोजर बढ़ता है, जिससे इमोशनल फटीग होता है, जिससे हाई एंजाइटी होती है, जिससे पैनिक सेल या सडन इंपल्स पैदा होता है, जिससे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल बनता है। आपकी मंथली सैलरी क्रेडिट होने के अगले दिन ऑटोमेटेड एसआईपी या रिकरिंग डिपॉजिट सेटअप करें। अपने प्राइमरी स्मार्टफोन स्क्रीन से पोर्टफोलियो ट्रैकिंग एप्स डिलीट कर दें। एक स्ट्रिक्ट क्वार्टरली रिव्यू शेड्यूल एस्टेब्लिश करें। अपने पोर्टफोलियो बैलेंस को रिव्यू करने के लिए साल में सिर्फ 4 टाइम्स लॉग इन करें, 1 जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर को। प्रोग्रेस को डिकेड्स में मेजर करें, क्वार्टर्स में नहीं। अपनी फाइनेंशियल ट्रैजेक्टरी को इवेलुएट करते समय अपनी वोकेबुलरी से शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स को एलिमिनेट कर दें। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस ईयर आपके इन्वेस्टमेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए, मुझे नहीं पता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझसे 10 ईयर्स में पूछना। अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ होराइजन के रिलेटिव अपने पोर्टफोलियो बैलेंस को रिफ्रेम करें। कंपाउंडिंग रेडीनेस स्कोर इक्वल्स ईयर्स लेफ्ट टू रिटायरमेंट / इंडिपेंडेंस ओवर एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ एसेट्स। अगर आपके पास अपनी कैपिटल की जरूरत से पहले 20 ईयर्स का होराइजन है तो ईयर 3 में मार्केट प्राइसेस में 20% का ड्रॉप कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है। ये एसेट यूनिट्स पर एक टेम्परेरी सेल है जो रिमेनिंग 17 ईयर्स के लिए कंपाउंड होती रहेगी। कोर एसेट को इमरजेंसी लिक्विडेशन से बचाएं। मिडिल क्लास फैमिलीज द्वारा कंपाउंडिंग को बीच में रोकने की सबसे कॉमन वजह लालच नहीं, बल्कि एक अनफोर्सीन पर्सनल इमरजेंसी है। जब कोई मेडिकल क्राइसिस आती है, फैमिली का कोई मेंबर जॉब खो देता है या घर को अर्जेंट रिपेयर्स की जरूरत होती है, तो फैमिलीज अपनी कंपाउंडिंग जर्नी के ठीक बीच में अपने लॉन्ग टर्म इक्विटी पोर्टफोलियो या पीपीएफ अकाउंट्स को लिक्विडेट करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। द डुअल इंजन बैलेंस शीट। द लिक्विड डिफेंस इंजन 6 मंथ्स के लिविंग एक्सपेंसेस, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या एफडीज, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ कवरेज।
पर्पज लाइफ के शॉक्स को एब्जॉर्ब करना। द कंपाउंडिंग ऑफेंस इंजन इक्विटी इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स पब्लिक प्रोविडेंट पीपीएफ रियल एस्टेट या परमानेंट कैपिटल। पर्पज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अपनी कंपाउंडिंग इंजन को रियल वर्ल्ड शॉक्स से तबाह होने से बचाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक रोबस्ट लिक्विड डिफेंस इंजन बनाना होगा। एक सिंपल लिक्विड फंड या फिक्स्ड डिपॉजिट में 6 मंथ्स के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के बराबर इमरजेंसी कैश बफर मेंटेन रखें। अपनी इमीडिएट फैमिली के लिए एडिक्वेट इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस सिक्योर करें ताकि कोई मेडिकल बिल आपको कभी भी अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लॉस में बेचने के लिए मजबूर न करे। दादू 88 ईयर्स तक जिए। अपनी लाइफ की आखिरी समर में वह नैनी में अपने घर के आंगन में एक लकड़ी की चारपाई पर बैठे थे जो उस दशहरी आम के पेड़ की घनी ठंडी छाया के नीचे थी जिसे उन्होंने 33 ईयर्स पहले लगाया था। उनका पोता जो एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और हाल ही में बेंगलुरु शिफ्ट हुआ था, उनके पास बैठा था और अपने फोन पर एक मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन को एंक्शियसली स्क्रॉल कर रहा था। क्या हुआ बेटा? दादू ने अपने चश्मे को एडजस्ट करते हुए प्यार से पूछा। दादू, आज मार्केट डाउन है, यंग मैन ने सिर सहलाते हुए शिकायत की। मैंने लास्ट मंथ एक टेक कंपनी के शेयर्स खरीदे थे क्योंकि सबने कहा था कि यह डबल होने वाला है और आज 8% गिर गया। मुझे लगता है कि इससे पहले कि और नुकसान हो मुझे सब कुछ बेच देना चाहिए। दादू ने अपने ऊपर बनी विशाल हरी डालियों की ओर देखा जो दोपहर की हवा में धीरे धीरे झूलते सैकड़ों पकते हुए आमों से लदी हुई थीं। क्या आप इस पेड़ को देख रहे हैं बेटा? दादू ने तने की तरफ कांपता हुआ हाथ उठाते हुए पूछा। 5 ईयर्स तक इसने मुझे कुछ नहीं दिया। 10 ईयर्स तक इसने मुझे बहुत कम दिया, लेकिन जब एक तूफान ने इसकी ब्रांच तोड़ दी तब भी मैंने इसे काटा नहीं, और जब समर की हीट ने इसके लीव्स सुखा दिए तब भी मैंने इसे उखाड़ा नहीं। मैं बस इसमें पानी डालता रहा। उन्होंने अपने पोते की तरफ देखा और स्माइल किया। अर्थ आपकी इम्पेशंस की परवाह नहीं करती। मनी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। हर 10 मिनट्स में अपना फोन देखना बंद कीजिए, कुछ रियल प्लांट कीजिए, शांति से उसमें पानी डालिए और टाइम को अपना काम करने का एक चांस दीजिए। सेक्शन ब्रेक। कंपाउंडिंग उन लोगों के लिए अल्टीमेट इक्वलाइजर है जो बिना किसी कैपिटल, बिना कॉर्पोरेट इनहेरिटेंस और बिना फैमिली कनेक्शंस के स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ एक प्राइस मांगती है, आपकी वेट करने की विलिंगनेस, जबकि बाकी दुनिया शॉर्टकट्स के लिए भाग दौड़ कर रही है। लेकिन जब इम्पेशंस हावी होती है तो ये सिर्फ आपकी एसआईपीस को ही डिस्टर्ब नहीं करती बल्कि आपको उन प्रेडेटर्स के सामने खुला छोड़ देती है जो क्लॉक को पूरी तरह से बाईपास करने का प्रॉमिस करते हैं। कंटिन्यू रीडिंग 3.3 द लॉटरी टिकट मेंटालिटी, आईपीओ, क्रिप्टो टिप्स और गेट रिच क्विक स्कैम्स।